आजादी का मतलब अपनी बात रखने की आजादी। इन लोगों ने क्या किया? क्या डॉक्टर कफील देश के लिए खतरा है? एक डॉक्टर देश के लिए खतरा बता दिया जाता है। एक ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर अय्यूब साहब को गिरफ्तार किया जाता है, वो देश के लिए खतरा है। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाने वाली एक महिला देश के लिए खतरा नहीं है। जामिया के अंदर बच्चों पे गोली चलाने वाले खतरा नहीं है। नथुराम गोडसे का मंदिर बनाने वाले देश के लिए खतरा नहीं है। जो लोग बाबरी मस्जिद को शहीद करके इस देश की जमहूरियत का कत्ल किए, डेमोक्रेसी का कत्ल किए, वो देश के लिए खतरा नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले देश के लिए खतरा नहीं है। किसानों पे अत्याचार करने वाले देश के लिए खतरा नहीं है। महिलाओं की इज्जत लूटने वाले देश के लिए खतरा नहीं है। नौजवानों को बेरोजगार करने वाले देश के लिए खतरा नहीं है। समाज को अगड़े पिछड़े में बांट करके दलित, पिछड़े और अति पिछड़े और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले देश के लिए खतरा नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर देश के लिए खतरा है। ना मैं जनगण मनगण बोल के बताऊंगा, ना कोई नारा लगा कर बताऊंगा। हाँ, मुझे जो देशभक्ति के लिए, जब देश से मोहब्बत के लिए जब मुझे नारा लगाना पड़ेगा तो मैं जय हिंद भी बोलूंगा, जय भारत भी बोलूंगा, जना गना मना भी बोलूंगा। लेकिन जबरदस्ती नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं किराएदार नहीं, मैं मालिक हूं। मैं किसान जरूर हूं, मैं बेरोजगार जरूर हूं, मैं नौजवान जरूर हूं, मैं पिछड़ा जरूर हूं, मैं सरकार में मंत्री तो नहीं हूं, लेकिन भारत है। बुनकर समाज के लोग बराबरी के नागरिक हैं। हम गुलाम या किराएदार नहीं हैं। जब जो आएगा हमसे पूछेगा कि बताओ ये नारा बोलो तो मैं तुम्हें देशभक्त बोलूंगा, नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम इस मुल्क के शहरी हैं। देश की आजादी की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी गई थी कि हमारी बहनों की इज्जतें लुटती रहे, हमारी बच्चियों की इज्जतों को तार तार करते किया जाए और तमाम सरकारें खामोश बैठी रहें। देश की आजादी की लड़ाई शाह टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने और तमाम उलेमाए इकराम ने शामली के मैदान में अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए इसलिए कुर्बानियां नहीं दी थी कि आज उनकी नस्लों को मुल्क से वफादारी की सनद लेकर के घूमना पड़े, बार बार उनको यह बताना पड़े कि तुम देशभक्त हो, बार बार उनको यह प्रमाणित करना पड़े कि नहीं, तुम्हारे कपड़े जो हैं वो भले ही अलग हो लेकिन तुम देश के वफादार हो। यह इसलिए नहीं दिया था। टीपू सुल्तान ने अपनी जान का बलिदान और त्याग इसलिए नहीं दिया था कि आज उनकी नस्लों को, उनके चाहने वालों को इस देश के अंदर अन्याय हो, न्याय न मिल सके। इसलिए देश की आजादी की लड़ाई टीपू सुल्तान ने नहीं लड़ी थी। हमारे हीरो, हमने बार बार कहा है कि हमारे हीरो ना तो अजमल कसाब है, ना नथुराम गोडसे है, ना वीर सावरकर है, क्योंकि हम उसको वीर मानते ही नहीं हैं। वीर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे, वीर भगत सिंह थे। वीर वो लोग थे जो अंग्रेजों के सामने कभी सर को नहीं झुकाए, बल्कि सर को कटा लिए अपने देश की मोहब्बत में। लेकिन जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी हो, हम उसको कायर और गद्दार मानते हैं, हम उसको वीर नहीं मानते। अंग्रेजों के एजेंडे पर चलने वाला, अंग्रेजों का मुलाजिम हमारे लिए कभी वीर नहीं हो सकता। वीर भगत सिंह थे। काकोरी कांड करके जो एक संदेश दिया था अंग्रेजों को, वो हमारे वीर थे। जलियांवाला बाग में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वो हमारे वीर थे। लेकिन आज आजादी का मतलब हम भूल चुके हैं। आज आजादी का मतलब ये सरकारें भूल चुकी हैं, और आज हमें याद दिलाना होगा कि आजादी का मतलब क्यों था। जो लोग कहते हैं मैं भगत सिंह का प्रेमी हूं, मैं भगत सिंह को आइडियल मानता हूं, उनसे भी सवाल है। और जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को अपना हीरो मानते हैं, उनसे भी मेरा सवाल है। सावरकर वालों से इसलिए सवाल नहीं करेंगे क्योंकि सावरकर का इतिहास माफी मांगना था, अंग्रेजों के तलवे चाटना था, और अंग्रेजों के चाटुकारों से आप उम्मीद नहीं रख सकते। जिन लोगों ने
अंग्रेजों की मुलाजमत की हो, उनसे कैसे आप विश्वास रखेंगे उन लोगों पर। लेकिन दो लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आज भगत सिंह की आत्मा, शहीद भगत सिंह एक शहादत के लक़ब के लिए तरस रहे। कैसी आजादी है कि एक डॉक्टर जेल में है, डॉक्टर कफील बच्चों का डॉक्टर जेल में है। दुनिया में जिस डॉक्टर के नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, वो डॉक्टर अयूब NSA लगा करके वो उनको जेल में डाला गया है। यूनिवर्सिटी बनाने वाला जेल में है, टीचर जेल में है, और कोरोना में कहते हैं हम कि कोरोना योद्धाओं का सम्मान करेंगे। कौन सा सम्मान है? आजादी का मतलब अपनी बात रखने की आजादी। इन लोगों ने क्या किया? क्या डॉक्टर कफील देश के लिए खतरा है? एक डॉक्टर देश के लिए खतरा बता दिया जाता है। एक ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर अयूब साहब को गिरफ्तार किया जाता है, वो देश के लिए खतरा है। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाने वाली एक महिला देश के लिए खतरा नहीं है। जामिया के अंदर बच्चों पे गोली चलाने वाले खतरा नहीं है। नथुराम गोडसे का मंदिर बनाने वाले देश के लिए खतरा नहीं है। जो लोग बाबरी मस्जिद को शहीद करके इस देश की जमहूरियत का कत्ल किए, डेमोक्रेसी का कत्ल किए, वो देश के लिए खतरा नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले देश के लिए खतरा नहीं है। किसानों पे अत्याचार करने वाले देश के लिए खतरा नहीं है। महिलाओं की इज्जत लूटने वाले देश के लिए खतरा नहीं है। नौजवानों को बेरोजगार करने वाले देश के लिए खतरा नहीं है। समाज को अगड़े पिछड़े में बांट करके दलित, पिछड़े और अति पिछड़े और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले देश के लिए खतरा नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर देश के लिए खतरा है। एक डॉक्टर देश के लिए खतरा है, जो कहते हैं कि जो नहीं राम का वो नहीं हमारे काम का। आना चाहिए मेरे देश के 138 करोड़ लोगों, ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अब भारत का इतिहास मत पढ़ो। इतिहास पढ़ना है तो तारीख को उठा करके देखना पड़ेगा कि जब 1857 की बात की जाती है, सन 57 की जंग आजादी की अगर बात की जाएगी तो याद रखो वो मेरठ की क्रांतिकारी धरती थी। आज भी जहां शहीद स्मारक गवाह है, 84 में से 54 वो मुसलमान थे। और आज इस देश के मुसलमान से आज बोलने की आजादी छीनने की साजिश, गौ हत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग, और इस पर कोई खतरा नहीं है। मॉब लिंचिंग करने वाले, कम्युनल वायलेंस फैलाने वाले भारत के लिए खतरा नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर भारत के लिए खतरा है। जो लोग बेटियों की इज्जतों को तार तार करते, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि मैं भारत के डेटा की बात करूं तो एक घंटे में 10 से ज्यादा बलात्कार जैसी घटनाएं घटती हैं। उसके लिए NSA नहीं होगा, उस पर संपूर्ण जांच नहीं होगी, क्योंकि उसमें राजनीतिक दखल होता। या तो झूठे मुकदमे लिखवाएंगे या फिर आपकी आवाज को दबाने के लिए आप पर दूसरी तरह का कृत्य करेंगे। लेकिन आज इतिहास को उठा करके देखिए, जो हमसे पूछते हैं कि देश के लिए क्या योगदान एवं बलिदान है, टीपू सुल्तान और बहादुर शाह जफर, जो लोग कहते हैं कि वो लोग हमारे नहीं थे। अरे आज मैं आपको एक बात बता दूं, जो टीपू का दुश्मन वो संविधान का दुश्मन, क्योंकि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फोटो संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है उसमें फोटो लगी है। ये बात बताओ, लिखो सोशल मीडिया पर। जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत पे सवाल उठाता है, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाता है, और जो बहादुर शाह जफर की उस दिलेरी और जाबाजी पर सवाल उठाता है, वो संविधान विरोधी है। क्योंकि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को संविधान ने हीरो माना है। लेकिन इन बातों को किताबों में बंद करके गड्ढे में दबा दिया गया और हम अपने इतिहास को भूलते चले गए। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि शामली का मैदान
उत्तर प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश के एक आखिरी कॉर्नर पर सहारनपुर के पास, उस वक्त सहारनपुर होता था, शामली जिला है। शामली जिले में शामली के मैदान के अंदर हजारों उलेमाए किराम की लाशें थी। और वो जो जंग लड़ी गई 57 से पहले, उसमें सिर्फ और सिर्फ उलेमाए किराम, जिन उलेमाओं पर तुम इल्जाम लगाते हो, जिन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हो, उन्हीं उलेमाए किराम ने इस आजाद माहौल को तैयार किया है। अगर वो अपनी जान की कुर्बानी ना देते, अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा ना देते, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि हमारा देश आज भी उन अंग्रेजों का गुलाम होता। आज हमें अंग्रेजों से, गोरे अंग्रेजों से आजादी मिल गई, लेकिन आज हम काले अंग्रेजों के गुलाम हो गए। काले अंग्रेज वो लोग हैं जो बेटियों की इज्जत नहीं करते। काले अंग्रेज वो लोग हैं, उनके गुलाम वो लोग हैं जो लोग किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं देने देते। काले अंग्रेज वो लोग हैं जो दलितों को समानता का अधिकार नहीं देने देते, जो पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ अन्याय करते हैं। काले अंग्रेज वो लोग हैं जो देश के मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों को देश का वफादार नहीं मानते। काले अंग्रेज वो लोग हैं जो भारत के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलने देते। काले अंग्रेज वो लोग हैं जो करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करके भारत को बेइज्जत करते हैं, घोटाला करने का काम करते हैं, वो काले अंग्रेज हैं। हमारे बाप और दादा, आओ मेरे देश के पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज के लोगों, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद कराने के लिए त्याग और बलिदान दिया है। आओ काले अंग्रेजों से आजादी के लिए संवैधानिक संघर्ष करें। इतिहास उठा करके देखिए, जब जो कोई अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था, अंग्रेज उसको जेल में डाल देते थे। अगर कोई अंग्रेज के खिलाफ लिखता था, एक बहुत बड़े साफी पत्रकार बाकिर साहब, वो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लिखते थे, आंदोलन की भाषा लिखते थे, तो उनको तोप के आगे लगा करके उनको गोले से उड़ा दिया गया था। आज हम सत्य की बात कर रहे हैं। आज हो सकता है इसीलिए डॉक्टर अय्यूब साहब पर से लगाया गया हो, क्योंकि वो सीए की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि वो बाबरी मस्जिद में न्याय के लिए सिक्योरिटी पिटीशन डाले थे, वो निजामुद्दीन मरकज की लड़ाई लड़ रहे थे, वो ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखी करने वाले अमीश देवगन के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे। हो सकता है इस बात की उनको सजा मिली हो। गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासी समाज के लोगों की बात करना आज गुनाह हो गया। जिस तरीके से अंग्रेजों ने आवाज को दबाने के लिए कभी जलियांवाला बाग में गोलियां चला करके नरसंहार किया, तो कभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा देकर के उन पर अत्याचार किया, उसी तरीके से आज की सरकारें उनके रास्ते पर चलने का प्रयास तो नहीं कर रही। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि जो सरकार से सवाल करेगा वो देश का गद्दार होगा। हिटलर भी यही कहता था कि जो जनवरी में सवाल करेगा वो जर्मनी का विरोधी होगा। अरे हम भारत की प्रगति के लिए नौजवानों को रोजगार की बात करते हैं। अगर ये गद्दारी है तो तुमको मुबारक हो हमारे शब्द। अगर देश के दलितों के अधिकार की बात करना गद्दारी है तो ये तुम्हारी सोच, तुमको मुबारक। अगर बेटियों की इज्जत की बात करना, कि जहां कभी सुदीक्षा की शक्ल में, कभी दूसरी जगहों पर हमारी बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है, अगर बेटियों की इज्जत और आबरू के लिए अगर संघर्ष करना गद्दारी है तो ये सोच तुमको मुबारक, हम करते रहेंगे। अगर किसानों को उनकी फसल का दाम दिलाने के लिए संघर्ष करना गद्दारी है तो हम ये करते रहेंगे, तुम्हारी सोच तुम्हें मुबारक। अगर सरकार से रोजगार का सवाल करना, बराबरी की बात करने का सवाल करना गद्दारी है तो तुम्हारी सोच तुम्हें मुबारक, मैं अपनी सनद तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। वो दिन गए जब हम लोग कहते थे कि नहीं हम बताएंगे हम वफादार हैं, ना मैं जनगण मनगण बोल के बताऊंगा, ना कोई नारा लगा कर बताऊंगा। हाँ, मुझे जो देशभक्ति के लिए, जब देश से मोहब्बत के लिए जब मुझे नारा लगाना पड़ेगा तो मैं जय हिंद भी बोलूंगा, जय भारत भी बोलूंगा, जना गना मना भी बोलूंगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं किराएदार नहीं, मैं मालिक हूं। मैं किसान जरूर हूं, मैं बेरोजगार जरूर हूं, मैं नौजवान जरूर हूं, मैं पिछड़ा जरूर हूं,
मैं सरकार में मंत्री तो नहीं हूं, लेकिन भारत हैं, बुनकर समाज के लोग बराबरी के नागरिक हैं। हम गुलाम या किराएदार नहीं हैं। जब जो आएगा हमसे पूछेगा कि बताओ ये नारा बोलो तो मैं तुम्हें देशभक्त बोलूंगा, नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम इस मुल्क के शहरी हैं। हमारे पास ऑप्शन था, हमारे पास ऑप्शन था कि चाहते तो पाकिस्तान चले जाते, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने यह फैसला किया कि हम इस मुल्क में पैदा हुए, इस मुल्क की मिट्टी में खेल कूद करके बड़े हुए, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमने टीपू सुल्तान जैसे शेर खुदी, हमने शामली के मैदान में उलेमाए किराम को कुर्बान कर दिया, हमने उलेमाए सादिकपुर की कुर्बानियों को देखा, तो हम मरना गवारा करेंगे, लेकिन कभी भी अपने वतन से जुदा नहीं होंगे। आज तुम हमसे पूछते हो, अरे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, मौका नहीं था, मेरे पास ऑप्शन था, मैंने ऑप्शन को ठुकरा दिया ये कहकर कि मैं भारत में न्याय व्यवस्था कायम करने के लिए, मेरे पूर्वज लड़े हैं न्याय को कायम करने के लिए, मानवता के लिए, और मैं भी उन्हीं के रास्ते पर चलकर न्याय और मानवता के लिए संघर्ष जारी रखूंगा। बेशक हमारे इख्तलाफ हैं बहुत सी राजनीतिक पार्टियों से, लेकिन जब बात देश की आएगी तो हम सब एक हैं।